सोचिए, आज हमारी दुनिया एक दूसरे से कितनी ज्यादा जुड़ी हुई है। विचार, पैसा, सामान, सब कुछ पलक झपकते ही एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप पहुंच जाता है। पर क्या ये हमेशा से ऐसा था? बिल्कुल नहीं। ये जो जुड़ाव हम आज देखते हैं ना, ये सदियों के व्यापार, लोगों के आने जाने और तकनीकी क्रांतियों की एक बहुत ही लंबी और दिलचस्प कहानी का नतीजा है। तो चलिए आज इसी कहानी की परतों को खोलते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को एक नाम दिया गया है, वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन। आसान भाषा में कहें तो इसका मतलब है एक ऐसी दुनिया जो व्यापार, पूंजी, नए नए आइडियाज और लोगों के आने जाने से जुड़ी हुई हो। और इससे होता क्या है? इससे देशों के बीच आर्थिक निर्भरता लगातार बढ़ती जाती है। लेकिन ये कोई आज की बात नहीं है। इसकी जड़ें इतिहास में बहुत बहुत गहरी हैं। तो इस सफ़र में हम कहाँ जाएंगे? हम देखेंगे कि दुनिया में पहले जुड़ाव कैसे बने, फिर क्रांति और साम्राज्यवाद के दौर में क्या हुआ, संकट और फिर से दुनिया को बनाने की चुनौतियां क्या थीं, मल्टीनेशनल कंपनियों का उदय कैसे हुआ, और आखिर में हम अपनी आज की इस हाइपर कनेक्टेड दुनिया और इसके विरोधाभासों को समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं दुनिया के सबसे पहले कनेक्शन से, जिनके बीज आज से बहुत बहुत पहले बोए जा चुके थे। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है सिल्क रूट। ये सिर्फ एक सड़क नहीं थी, बल्कि रास्तों का एक बहुत बड़ा जाल था, जिसने सदियों तक एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़कर रखा। इन रास्तों से सिर्फ रेशम ही नहीं जाता था, बल्कि भारत से मसाले, चीन से मिट्टी के बर्तन और दुनिया भर से कीमती धातुएं भी सफर करती थीं। मतलब ये सामान से कहीं ज्यादा विचारों, धर्मों और संस्कृतियों का एक तरह का हाईवे था। और जानते हैं, ये लेन देन सिर्फ कीमती सामानों तक ही नहीं रुका था। हमारी खाने की मेज भी इसी ग्लोबल सफर का सबूत है। माना जाता है कि चीन से चले नूडल्स ही पश्चिम में जाकर स्पगेटी बन गए, और अमेरिका से आए आलू, मक्का और टमाटर ने तो यूरोप और एशिया में लाखों लोगों की जिंदगी ही बदल दी, उन्हें भूखमरी से बचाया। लेकिन इस लेन देन का एक बहुत ही स्याह, एक डरावना पहलू भी था। यूरोप से आने वाले लोगों के साथ चेचक जैसे कीटाणु भी अमेरिका पहुंच गए। वहां के लोगों के शरीर में इनसे लड़ने की कोई ताकत नहीं थी, और इस अनदेखे दुश्मन ने वहां की पूरी सभ्यताओं को तबाह कर दिया। अब हम कहानी में आगे बढ़ते हैं और 19वीं सदी में आते हैं। एक ऐसा दौर जब दुनिया के जुड़ने की रफ्तार अचानक बहुत ज्यादा तेज हो गई। औद्योगिक क्रांति ने ब्रिटेन को दुनिया का कारखाना बना दिया था। हर तरफ फैक्ट्रियां थीं। लेकिन इन फैक्ट्रियों को चलाने के लिए कच्चा माल चाहिए था, और तैयार माल को बेचने के लिए बाजार। इसलिए अब दुनिया के साथ जुड़ा रहना सिर्फ एक फायदे की बात नहीं रही, बल्कि ये ब्रिटेन के लिए एक जरूरत बन गई। ये आंकड़े इस कहानी को और साफ कर देते हैं। देखिए, 1760 के दशक में अगर ब्रिटेन को पूरी दुनिया के व्यापार से अलग कर दिया जाता तो उसकी राष्ट्रीय आय पर सिर्फ 4% से भी कम का असर पड़ता। लेकिन सिर्फ 90 साल बाद 1850 आते आते यही नुकसान बढ़कर लगभग 30% हो जाता। ये एक जबरदस्त बदलाव था। ये दिखाता है कि ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था की नब्ज अब पूरी तरह से ग्लोबल ट्रेड पर टिकी थी। ये नई वैश्विक अर्थव्यवस्था सिर्फ पैसे और सामान के दम पर नहीं चल रही थी। इसे चलाने के लिए इंसानों की भी जरूरत थी। लाखों की संख्या में बंधुआ मजदूरों को भारत और चीन जैसे देशों से ले जाया गया। उनसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जाता जिसमें झूठे वादे होते थे, और फिर उन्हें कैरिबियन, मॉरिशस और फिजी के बागानों, खदानों और रेलवे लाइनों पर काम करने के लिए भेज दिया जाता था। इन मजदूरों के हालात बहुत ही खराब थे। रामनारायण तिवारी का ये बयान उस दर्दनाक सच्चाई को दिखाता है। वो कहते हैं, मेरी पूरी कोशिश के बाद भी मुझे दिया गया काम ठीक से नहीं कर पाया। मुझ पर मुकदमा चलाया गया और 14 दिनों के लिए जेल भेज दिया गया। कोई हैरानी की बात नहीं कि इस सिस्टम को गुलामी की एक नई प्रथा कहा गया। ये उस मानवीय कीमत को दिखाता है जिस पर एक ग्लोबल इकोनॉमी खड़ी की गई थी। चलिए अब 20वीं सदी की बात करते हैं। एक ऐसा दौर जहां 2 विश्व युद्धों और एक भयानक आर्थिक मंदी ने इस ग्लोबल जुड़ाव की नींव को ही हिलाकर रख दिया था। ये टाइमलाइन एक के बाद एक आई तबाही को दिखाती है। सबसे पहले विश्व युद्ध ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को बुरी तरह तोड़ दिया। युद्ध के बाद अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा कर्ज देने वाला देश बना, जिससे थोड़ी देर के लिए लगा कि सब ठीक हो रहा है। लेकिन 1929 में अमेरिकी शेयर बाजार ऐसा गिरा कि महामंदी शुरू हो गई। एक ऐसा आर्थिक तूफान जिसने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया।
दो विश्व युद्धों और महामंदी की तबाही से दुनिया ने एक बड़ा सबक सीखा। 1944 में ब्रेटन वुड्स नाम की जगह पर दुनिया के नेता इकट्ठा हुए और उन्होंने भविष्य में ऐसी आपदा को रोकने के लिए एक सिस्टम बनाया। इसी के तहत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF और विश्व बैंक की स्थापना हुई। इनका मकसद था दुनिया में आर्थिक स्थिरता बनाए रखना और युद्ध में तबाह हुए देशों को फिर से खड़ा होने में मदद करना। दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया का नक्शा ही बदल गया। एशिया और अफ्रीका में दर्जनों देश आज़ाद हुए, लेकिन आज़ादी के साथ उन्हें विरासत में मिली ज़बरदस्त गरीबी और संसाधनों की कमी। IMF और विश्व बैंक जैसी संस्थाएं उस वक्त ज़्यादातर औद्योगिक देशों के फायदे के लिए काम करती थीं। इसलिए इन नए नए आज़ाद हुए देशों के लिए इस ग्लोबल सिस्टम में अपनी जगह बनाना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। और इसी संघर्ष के बीच ग्लोबलाइजेशन का एक नया, बहुत ही ताकतवर इंजन सामने आया, बहुराष्ट्रीय निगम यानी कि मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस। तो ये मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन या MNC होती क्या है? ये ऐसी विशाल कंपनियां हैं जो एक से ज्यादा देशों में अपना सामान बनाती हैं या बेचती हैं। 1970 के दशक के बाद जब कई देशों ने अपनी अर्थव्यवस्था को दुनिया के लिए खोल दिया, तो इन कंपनियों ने पूरी दुनिया को अपना खेल का मैदान बना लिया। ये आधुनिक वैश्वीकरण की असली इंजन बन गई, जो पैसा, तकनीक और नौकरियां सब कुछ सीमाओं के पार ले जाने लगी। ये टेबल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी FDI के बहाव को दिखाती है। FDI का मतलब है जब कोई MNC दूसरे देश में जाकर सीधे कोई फैक्ट्री या ऑफिस खोलती है। जरा इन आंकड़ों को देखिए। 2023 में अकेले एशिया प्रशांत क्षेत्र में लगभग $950 बिलियन का निवेश हुआ। ये दिखाता है कि ये इलाका MNCs के लिए कितना जरूरी बन चुका है। और इस पैसे से होता क्या है? नौकरियां, बहुत सारी नौकरियां। ये चार्ट दिखाता है कि 2023 में कुछ देशों में MNCs ने कितनी नौकरियां पैदा की। चीन, अमेरिका और जर्मनी जैसे देशों में लाखों लोगों को काम मिला, जिससे वहां की अर्थव्यवस्था को भी काफी फायदा हुआ। अब आते हैं अपने दौर में, एक ऐसी हाइपर कनेक्टेड दुनिया में जिसे तकनीक और नए आर्थिक ताकतों ने एक नया आकार दिया है। 1970s के अंत में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। पश्चिमी देशों में मजदूरी और दूसरे खर्चे बढ़ रहे थे, तो MNCs ने एक रास्ता निकाला। उन्होंने अपनी फैक्ट्रियों को एशिया के उन देशों में भेजना शुरू कर दिया जहां मजदूरी कम थी। इस एक कदम ने दुनिया में उत्पादन का पूरा भूगोल ही बदल कर रख दिया और मेड इन चाइना या मेड इन वियतनाम जैसे टैग आम हो गए। और इस ग्लोबल बदलाव का सबसे बड़ा चेहरा बना चीन। वहां की सरकार की नीतियां और सस्ती मजदूरी ने उसे विदेशी निवेश के लिए एक चुंबक बना दिया। नतीजा, आज हमारे हाथ में जो फोन है, घर में जो टीवी है या बच्चों के जो खिलौने हैं, बहुत मुमकिन है कि वो सब चीन में ही बने हों। और ये सब हमें इस कहानी के आखिरी और शायद सबसे उलझे हुए हिस्से पर ले आता है, एक ऐसी दुनिया जो तरक्की और संकट के विरोधाभासों से भरी हुई है। ये स्लाइड वैश्वीकरण के दो चेहरों को दिखाती है। एक तरफ है इसके फायदे, आर्थिक विकास, नई तकनीक, नई नौकरियां और हमारे लिए सामान के ज्यादा विकल्प। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है, बढ़ती हुई असमानता, मजदूरों का शोषण, पर्यावरण को होता नुकसान और भी कई गंभीर चुनौतियां। इसी अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए भारत जैसे विकासशील देशों ने G77 नाम का एक समूह बनाया, ताकि वो सब मिलकर एक ज्यादा न्यायपूर्ण आर्थिक व्यवस्था की मांग कर सकें। तो सिल्क रूट से लेकर इंटरनेट तक हमारी दुनिया के जुड़ने की कहानी लगातार चल रही है। अब हम सबके सामने सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम एक ऐसी वैश्विक व्यवस्था कैसे बनाएं जो सिर्फ अमीर और ताकतवर ही न हो, बल्कि सभी के लिए न्यायपूर्ण और टिकाऊ भी हो। इस सवाल का जवाब इतिहास की किताबों में नहीं मिलेगा, यह हमारे आने वाले कल के फैसलों में लिखा जाएगा।